मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास तमस का, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 4 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के प्लेलिस्ट से जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 5 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। अंधेरा छटने लगा था जब प्रभात फेरी की मंडली गलियां लांघती हुई इमामदीन के मोहल्ले में पहुंची। रास्ते में शेर खान के घर से झाड़, बेलचे, कड़ाहियां और सफाई का दूसरे सामान लेकर वे आगे बढ़ने लगे थे। सुबह की रोशनी में उनके थके थके पीले चेहरे साफ नजर आने लगे। मेहता जी को छोड़कर लगभग सभी के कपड़े मुचड़े हुए और मैले थे। बक्सी के सिर पर गांधी टोपी एक ओर से चिपकी हुई थी, मानो सिर पर लादा हुआ कोई बोझ अभी अभी फेंक कर आया हो। शंकर, मास्टर रामदास और अजीज ने कंधों पर झाड़ू उठा रखे थे। देसराज और शेर खान के हाथों में कड़ाहियां थीं। जरनैल लंबा सा बांस उठाए था। दिन की रोशनी में मास्टर रामदास अपने हाथ में झाड़ू देखकर सकुचाने लगा था। ब्राह्मणों से भी झाड़ उठवाते हो गांधी महात्मा, जो करो थोड़ा है जी। ब्राह्मणों के हाथ में भी झाड़ उठवा दिया और वह हल्के हल्के हंस दिया। झाड़ उसने पीठ पीछे कर लिया था। अपने वाक्य का किसी और से भी उत्तर न पा उसने तनिक ऊंची आवाज में बख्शी जी को संबोधन करके कहा, मैं नाली साफ नहीं करूंगा, पहले बोल देता हूं। क्यों, तुम्हें सुरखाब के पर लगे हैं? गांधी जी अपना शौचालय साफ कर सकते हैं, तुम नाली साफ नहीं कर सकते? मैं झूठ नहीं कहता, मैं झुक नहीं सकता। झुकता हूं तो कमर में दर्द उठता है। मुझे पथरी की शिकायत रहती है। गाय के लिए सानी पानी करते हो तो पथरी की शिकायत नहीं रहती। तामीरी काम करते वक्त ही तुम्हें पथरी की शिकायत होने लगती है। इस पर शंकर घूमकर बोला, मास्टर जी, हमें प्रचार करना है। कौन सचमुच ही नालियां साफ करनी है? नाली में साफ करूंगा, तुम कड़ाही में कूड़ा उठाते रहना। थोड़ी दूर जाने के बाद मंडली एक गली में घूम गई। यह किस रास्ते पर चल पड़े हो? सहसा पीछे से गोसाई जी ने चिल्लाकर कहा। मंडली के आगे आगे चलता हुआ देसराज दाएं हाथ को घूम गया था और उसके पीछे सारी मंडली ही उस ओर को जाने लगी थी। हाँ हाँ हाँ, मना कर दो। बख्शी जी ने हामी भरी। सुबह सुबह इन लोगों के नमाज पढ़ने का वक्त होता है, क्या फायदा मस्जिद के सामने से जाने का? ओ कश्मीरी, बख्शी जी ने चिल्लाकर कहा, तुम सब लोग सोए रहते हो? इधर मस्जिद के सामने से जाने को तुमसे किसने कहा है? हमेशा अपनी मनमानी करते हो। कश्मीरी लाल रुक गया। शेर खान और देसराज उधर घूम गए तो हम भी उधर घूम गए। मगर कोई बात नहीं बख्शी जी, मस्जिद के सामने गाना बंद कर देंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखते नहीं हवा कैसी हो रही है? तुम लौट आओ और पिछली गली में से होकर सीधे चौक की तरफ चलो। वहां से सड़क पार करके इमामदीन के मोहल्ले में चले जाएंगे। मंडली लौट पड़ी और बाएं हाथ की तंग गली को लांघकर थोड़ी देर बाद इमामदीन के मोहल्ले के पास जा पहुंची। यह रास्ता प्रभात फेरी के लिए नया था। आमतौर पर शहर के बाहर की पुरानी बस्तियों में कांग्रेस प्रचार के लिए नहीं जाती थी। कमेटी के मैदान को लांघकर जाना यूं भी दूर पड़ता था। इमामदीन का मोहल्ला कमेटी के मैदान के पार पूर्व की ओर एक सिरे पर था। एक जगह चरनी के पास मंडली खड़ी हो गई। कश्मीरी लाल ने, जिसके हाथ में तिरंगा था, सिर ऊंचा उठाकर पूरे जोर से नारा लगाया, इंकलाब। जवाब में सभी ने जोश से कहा, जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय जय। नारे की आवाज सुनकर मोहल्ले के बच्चे भागते हुए घरों के बाहर आ गए। औरतें टाट के पर्दों के पीछे से झांकने लगीं। लाल कलगी वाला एक मुर्गा कूदकर कच्ची दीवार के ऊपर चढ़ गया और कुछ देर तक फड़फड़ाने के बाद कुकड़ू कू की बाग लगाई, मानो उसने मोहल्ले की नुमाइंदगी करते हुए नारे का जवाब दिया हो। तुमसे तो यह मुर्गा ही अच्छा है कश्मीरी, देखा कैसे रोप से बाग लगाता है? शेर खान बोला। क्यों, कश्मीरी किसी से कम है? कश्मीरी कांग्रेस का कुक्कड़ है, शंकर ने जोड़ा।
तू भी सिर पर लाल कलगी लगा ले कश्मीरी। इसे लाल टोपी दे दो बख्शी जी, फिर बिल्कुल कुक्कड़ नजर आएगा। क्यों? कलगी के बगैर यह कुक्कड़ नजर नहीं आता? यह मादा कुक्कड़ है, कुक्कड़ी, कश्मीरी कुक्कड़ी। नगर का हास्य व्यंग ऐसा ही था। मौके बेमौके साथियों के बीच छेड़छाड़ चलती रहती थी। बस बस, अब काम शुरू करो। बख्शी जी चरनी पर लालटेन रखते हुए बोले। अधिकांश घर इकहरे एक मंजिला थे। बहुत से घरों के दरवाजों पर टाट के पर्दे लटक रहे थे। सामने खुला मैदान था और मैदान के पार एक दूसरी के समानांतर दो कच्ची गलियां थीं। एक गली में नालियां थीं, पर कच्ची थीं। दूसरी गली में नालियां खोदी ही नहीं गई थीं। गली में ही माल मवेशी बंधे थे। घरों में से स्त्रियां सिर पर एक एक दो दो घड़े रखे पानी भरने जा रही थीं। एक जगह एक बालक भैंस के नीचे से गोबर उठा रहा था। नजदीक ही चरनी के पास दो बच्चे मैदान में एक दूसरे के सामने बैठे शौच कर रहे थे और बतिया रहे थे। तेरी टट्टी पतली क्यों है? मैं बकरी का दूध पीता हूँ। तू क्या पीता है? मैदान ही में एक और कोने में तंदूर खड़ा था। यहाँ पहुंचकर लगता था जैसे ये लोग गलियों के ही रास्ते किसी गांव में प्रवेश कर लिए हैं। उठाओ बेलचे और तामेरी काम शुरू करो, बख्शी जी ने कहा। मेहता और मास्टर रामदास कढ़ाई लेकर आंगन की ओर बढ़ गए। रामदास और कश्मीरी लाल ने बेलचे उठाए और नाली साफ करने चल पड़े। शेर खान, देसराज और बख्शी जी झाड़ू उठाकर आंगन बुहारने लगे। आसपास के लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। टांगा हाँकने वाला एक छाछी अपने घर के बाहर आकर मैदान के किनारे पैरों के बल बैठ गया था, पर बख्शी जी को झाड़ लगाते देखकर वह उठ खड़ा हुआ और लपक कर बख्शी जी के पास जा पहुंचा। हमें क्यों शर्मिंदा करते हो बाबूजी? हमारा घर तुम बुहारोगे। लाइए झाड़ू मुझे दीजिए। नहीं नहीं, यह हमारा ही काम है, बख्शी जी ने जवाब दिया। नहीं बंदा परवर, कभी यूं भी हुआ है? आप पढ़े लिखे खानदानी लोग हो, हम आपसे झाड़ू लगवाएंगे? तोबा तोबा, इस्तफार। लाइए मुझे दीजिए। हमें क्यों दो जग की आंख में ढकेलते हो? बख्शी जी को उसका व्यवहार भला लगा। कांग्रेस के प्रचार का असर हो रहा है। उन्होंने मन ही मन कहा, यही था मेरी काम का मतलब है, और क्या। कश्मीरी और शंकर बेलचे उठाए घरों के साथ साथ जाने वाली कच्ची नाली में से लसलसा कीच निकाल रहे थे। जब से नाली खोदी गई थी, उसमें गंदा पानी जमा होता रहा था और अब उसने गहरे नीले रंग के लसलसे कीच का रूप ले लिया था। जितनी मुद्दत यह लसलसा कीच नाली में पड़ा रहा, बदबू नहीं आई, पर जब शंकर और कश्मीरी लाल उसे बेलचों से निकाल निकाल कर नाली के किनारे किनारे जगह जगह ढेर लगाने लगे, तो बदबू से नाक फटने लगी और मच्छर नाली पर से उड़ उड़कर चारों ओर फैलने लगे। नाली कुछ नहीं तो फुट भर गहरी रही होगी और उसमें ऊपर तक कीच ही कीच भरा था। ओ बादशाहों, यह क्या जुल्म करने लगे हो? एक छत की मुंडेर के पीछे खड़ा रंगी हुई दाढ़ी वाला कोई बुजुर्ग बोला। इधर बीमारी फेंक जाओगे तो उठाएगा कौन? नाली में पड़ा रहने देते तो कम से कम एक जगह पर बना तो रहता। अब इसके जगह जगह ढेर लगा जाओगे, पहले से भी ज्यादा गंदगी फैला जाओगे। बख्शी जी दूर से यह काम देख रहे थे। कमर सीधी करके खड़े हो गए। उन्हें शंकर और कश्मीरी लाल पर गुस्सा आया। ये जवान लोग कभी नहीं समझेंगे। वह बुदबुदाए, तामीरी काम का मतलब यह तो नहीं कि सचमुच नालियां साफ करने लग जाओ। इसका तो इतना भर मतलब है कि लोगों का ध्यान सफाई की ओर दिलाओ और देश की आजादी की ओर। पर बुजुर्ग अपना सुझाव दे चुकने के बाद मुंडेर पर से हट गया था और बख्शी जी फिर आंगन बुहारने में लग गए थे। तभी सामने वाली गली में से एक सफेद दरीस बुजुर्ग निकला। हाथ में तस्बीह पकड़े हुए था। जाहिर है मस्जिद की ओर जा रहा था। सफेद सलवार, सफेद कुर्ता, ऊपर खुली नए तर्ज की वास्केट और सिर पर मुसद्दी लुंगी पहने था। चाल ढाल से ही लगता था कि कोई मजहबी आदमी है। इन लोगों को झाड़ू लगाते और नालियां साफ करते देखकर रुक गया। फिर रामदास की ओर देखकर, जो झाड़ू हाथ में लिए धूल मिट्टी में भूतना बना खड़ा था। बुजुर्ग बोला, हम लोगों पर एहसान का बोझ लादने आए हो? और वह उनके सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ, जान पड़ा। आफरीन है, वाह वाह। और उसकी आंखें आंगन और गली और नाली पर लगे एक एक कार्यकर्ता की ओर जाने लगी। खुश रहो, वाह वाह।
कैसा नेक दिल पाया है, आफरीन है। वह बार बार कह रहा था। हम क्या सफाई करेंगे बुजुर्गवार। बख्शी जी बुजुर्ग को बोलता देखकर झाड़ू उठाए उसके पास चले आए थे, पर बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, मतलब गलियां साफ करने से नहीं, इसके पीछे जो जज्बा काम कर रहा है वह बहुत ऊंचा है। आफरीन, सद आफरीन। सफेद रीस बुजुर्ग ने कहा और धीमी गति से चलता मुस्कुराता हुआ मोहल्ले में से निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगा। बख्शी जी को उसके मुंह से तामीरी काम की तारीफ सुनकर सुहानी खुशी हुई। उन्हें लगा जैसे आज का तामीरी काम सार्थक हो गया है। वह देखो मेहता जी और अजीज की तरफ। शेर खान ने हंसकर कहा। दोनों ने झाड़ को हाथ तक नहीं लगाया। मेहता जी को तो अपने कपड़ों का ख्याल है। बख्शी जी ने घूमकर देखा। बड़े साफ सुथरे हाथों से मेहता एक एक कंकड़ उठाकर कड़ाही में सजा रहा था। तर्जनी और अंगूठे से एक एक कंकड़ उठाता और कड़ाही के पास आकर बड़े करीने से उसमें डाल देता। दूसरी ओर रामदास था, जिसकी मूछों और बालों पर अभी से मिट्टी की तह जमने लगी थी। आसपास बच्चों के अलावा बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। टाट के पर्दों के पीछे से अनेक लड़कियां और औरतें और छतों पर जगह जगह खड़े मर्द तामीरी काम का प्रदर्शन देख रहे थे। जर्नैल जो अभी तक लंबा बांस हाथ में उठाए चरनी के पास खड़ा था, चलता हुआ नाली साफ करने वालों के पास जा पहुंचा। नाली खोलने की जरूरत है, बांस लगाऊं? उसने फौजी अंदाज में पूछा। आसपास खड़े लोग हंस दिए। यह तामीरी काम बकवास है। शंकर ने कमर सीधी करते हुए कश्मीरी लाल से कहा, नालियां साफ करने से स्वराज्य नहीं मिलेगा। शंकर और कश्मीरी दोनों पसीना पसीना हो रहे थे। नाली के किनारे वे 3 जगह पर कीच के ढेर लगा चुके थे। बहुत बकबक नहीं किया कर शंकर। बख्शी जी ने, जो अब गली के बीचों बीच झाड़ उठाए खड़े थे, शंकर का वाक्य सुन लिया था। भेजे में बहुत अकल आ गई है। बापू तो नालायक है ना, जो हम सबको चरखा काटने और तामीरी काम करने को कहते हैं। कर तो रहा हूं, तामीरी काम ही कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, पर यह है बकवास। बख्शी जी सुबह सुबह शंकर के मुंह नहीं लगना चाहते थे, क्योंकि वह बड़ा मुंहफट आदमी था। फिर भी उनसे नहीं रहा गया। कुछ समझा कर शंकर, यह हमारी देशभक्ति का चिन्ह है। इस तरह हम गरीबों के स्तर तक उतर आते हैं। क्या गरीबी में काम करने जाओगे तो पतलून पहनकर जाओगे? झाड़ लेकर या खादी पहनकर जाते हो तो लोग तुम्हें अपना समझते हैं। जब से तामीरी काम करने लगे हैं, आंदोलन ठप हो गया है। शंकर ने कहा, लगाओ झाड़ और कातो चरखे। और उसने एक और बेलचा खीस से भरकर ढेर पर डाल दिया। तभी जर्नैल ऊंची आवाज में बोला, तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम कम्युनिस्ट हो। बस बस जर्नैल, बख्शी जी ने झट से कहा। जर्नैल बोलने लगेगा तो एक और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। तुम भी शंकर वक्त बेवक्त अपनी हाँकने लगते हो। यह कोई जगह है बहस करने की? उसी वक्त एक आदमी कमेटी के मैदान की तरफ से भागता हुआ आया और शेर खान के घर की गली लांघ कर एक और खड़े मोहल्ले के कुछ लोगों के पास जा पहुंचा और उनके साथ खुसफुस करने लगा। उसने काले रंग की वास्कट पहन रखी थी और बड़ा उत्तेजित लग रहा था। यूं तो इस तरह भागकर आना मामूली सी बात थी, मगर वह जिस ढंग से भागता हुआ आया था, वह आसपास खड़े लोगों को अनूठा सा लगा। देखते ही देखते इधर उधर खड़े लोग वहां से हटने लगे। केवल छोटे छोटे बच्चे वहां खड़े रह गए। फिर पलक मारते ही टाट के पर्दों के पीछे से स्त्रियां हट गईं। एक स्त्री लपक कर बाहर आई और शौच करने वाले 2 बच्चों में से एक की बांह पकड़कर उसे घसीटती हुई घर के अंदर ले गई। सख्ता सा छा गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैरान थे कि क्या बात हुई है। तभी वहीं सफेद रीस, जो हाथ में तस्बीह पकड़े आफरीन आफरीन कहते मुस्कुराते हुए यहां से गए थे, लौटते दिखाई दिए। मेहता और बख्शी जी साथ साथ खड़े थे और अनुमान लगा रहे थे कि क्या बात हुई है। जो आनन फानन लोग वहां से हट गए हैं, उनका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर उनसे पूछे कि क्या मामला है। हाथ में तस्बीह झुलाता हुआ सफेद रिस उनके पास आकर खड़ा हो गया। क्षण भर वहां ठिठका खड़ा रहा, फिर छूटते ही बोला, आप साहिबान यहां से चले जाइए। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहां से फौरन चले जाओ। कहते कहते उसकी आवाज ऊंची हो गई और ठुड्डी कांपने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया।
वह जैसे बख्शी जी और मेहता जी को ही संबोधन करके कह रहा था। अन्य कार्यकर्ता लपक कर पास आ गए। उठ जाइए यहाँ से, बुजुर्ग बोले जा रहा था। बस हो चुका जो आपको करना था। सुन रहे हैं आप? उसकी आवाज कांपने लगी थी। खंजीर के बच्चों, यहाँ से चले जाओ, वह चिल्लाया और कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। चारों ओर चुप्पी छा गई। बख्शी और मेहता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बख्शी ने सोचा, मुमकिन है शंकर लाल या कश्मीरी लाल ने, जो अक्सर उल जलूल बकते रहते हैं, किसी से कुछ कह दिया है जिससे मोहल्ले वालों को बुरा लगा है। मगर यह आदमी तो बाहर से आया था। पहले यहां से जाते समय तो हमारी तारीफ करता गया था। अब क्या बात हो गई है जो इतना बौखला गया है? तभी एक उड़ता हुआ पत्थर आया और बख्शी जी के पास आकर गिरा। कश्मीरी लाल और शंकर हतबुद्धि से बख्शी जी की ओर देखने लगे। क्या बात है? मास्टर रामदास ने आकर पूछा। चलो यहां से चलें, यहाँ कोई गड़बड़ है, बख्शी जी ने कहा। यहाँ पर आना ही भूल थी। कहाँ है देसराज जो हमें इधर ले आया है? मगर देसराज वहां नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि वह कब वहां से खिसक गया था। कोई शरारत है, जरूर कोई शरारत है। दो तीन पत्थर एक के बाद एक उड़ते हुए आए। एक पत्थर सीधा रामदास के कंधे पर लगा। निकल चलो यहां से, यहाँ ठहरो नहीं। कार्यकर्ताओं की मंडली हड़बड़ाकर वहां से निकलने लगी। ऊंचा बांस हाथ में उठाए जर्नैल चिल्लाया, तुम सब बुजदिल हो। मैं तुम में से एक एक को जानता हूं। मैं यहाँ तामीरी काम करके जाऊंगा। इस पर बख्शी जी ने कड़क कर फौजी हुक्म सुनाते हुए जर्नैल से कहा, झंडा संभालो जर्नैल। कहाँ है झंडा? जर्नैल फौरन अटेंशन हो गया और चप्पलें घसीटता चरनी के पास रखे झंडे को उठाने चला गया। तभी दो पत्थर एक के बाद एक उड़ते हुए आए। एक चरनी पर गिरा, दूसरा जहां जर्नैल खड़ा था जमीन पर पड़ा। इसके साथ ही तीन आदमी सामने से गली लांग कर आए और गली के सिरे पर खड़े हो गए। मंडली के लोग चुपचाप वहां से निकलने लगे। कश्मीरी लाल ने जर्नैल के हाथ से झंडा ले लिया। मेहता ने जमीन पर रखी कड़ाही वहीं उलट दी जिसमें वह कंकड़ बटोरता रहा था और खाली कढ़ाई उठाए मैदान पार करने लगे। बख्शी जी के हाथ में लालटेन झूल रही थी और उनकी गर्दन झुकी हुई थी। बेलची कढ़ाइयां शेरखान के घर में रख दें? मास्टर रामदास ने बख्शी जी से पूछा। अब जैसे हो चलते जाओ, यहां पर रुको नहीं। कश्मीरी लाल ने घूमकर देखा। गली के सिरे पर अब तीन की जगह पांच आदमी खड़े थे। मैदान के पार लोग आकर खड़े हो गए थे और उनकी ओर देखे जा रहे थे। मोहल्ले में से निकलकर वह कुतुबुद्दीन की गली में घुसे तो नानबाई की दुकान पर भी वैसा ही दृश्य देखने को मिला। तीन आदमी जो नानबाई की दुकान के सामने खड़े थे, घूमकर इन लोगों की ओर घूर घूर कर देखने लगे, मगर इनमें से बोला कोई नहीं। कहीं कोई गड़बड़ है। बख्शी जी ने मेहता से कहा, क्या मालूम कश्मीरी या शंकर ने मोहल्ले की किसी लड़की वड़की को छेड़ा हो। आपने भी तो कांग्रेस में लोफर भर्ती कर रखे हैं। कैसी बातें करते हो मेहता जी? कश्मीरी तो सारा वक्त नाली साफ करता रहा था। यहाँ कोई दूसरी बात जान पड़ती है। मोहयालों की गली में मुड़ने पर उन्हें तीन चार आदमी गली के सिरे पर खड़े नजर आए। कहाँ जा रहे हो बख्शी जी? उधर नहीं जाओ। एक लंबे कद के मोहयाल व्यक्ति ने, जो बख्शी जी का परिचित था, आगे बढ़कर कहा। क्या बात है? बस उधर मत जाओ। कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? इस वक्त तक कश्मीरी, जर्नैल और मास्टर रामदास भी बख्शी और मेहता के पास पहुंच चुके थे। उधर गली के बाहर देखो। बख्शी जी ने सामने की ओर देखा। गली के बाहर सड़क के पास एक मस्जिद थी जिसे केलों की मस्जिद कहा जाता था। क्या है? आपको कुछ नजर नहीं आया? मस्जिद के दरवाजे के नीचे सीढ़ी की ओर देखिए। मस्जिद की सीढ़ी पर कोई काली काली चीज पड़ी थी। कोई आदमी सुअर मारकर फेंक गया है। बख्शी जी ने मेहता के चेहरे की ओर देखा, मानो कह रहे हो, देखा, मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ है। सभी ने घूमकर उस ओर देखा। मस्जिद की सीढ़ी पर एक काले रंग का बोरा सा रखा नजर आया जिसमें दो टांगें बाहर को निकली हुई थी। मस्जिद का हरे रंग का दरवाजा बंद था। लौट चलो, यहीं से लौट चलो, मास्टर रामदास ने धीरे से कहा। आए तो
कश्मीरी लाल ने सुअर की ओर देखकर कहा और मुंह फेर लिया। बख्शी जी, यहीं से लौट चलें, आगे मुसलमानों का मोहल्ला है। रामदास ने फिर कहा। किसी ने शरारत की है, मेहता बुदबुदाया। आपको पक्का मालूम है कि सुअर ही है? मेहता जी बोले। क्या मालूम कोई और जानवर हो? कोई और जानवर होगा तो मुसलमान इतना बिगड़ेंगे? बख्शी जी ने खींच कर कहा। जरनैल भी अपनी घनी भावों के बीच छिपी छोटी छोटी आंखें मस्जिद की ओर गाड़े खड़ा था। छूटते ही बोला, अंग्रेजों ने फेंका है। उसके नथुने फड़कने लगे और वह फिर से चिल्लाकर बोला, अंग्रेज की शरारत है, मैं जानता हूं। हाँ हाँ जरनैल, अंग्रेज की ही शरारत है, मगर इस वक्त तुम चुप रहो। बख्शी ने उसे समझाते हुए कहा। पिछली गली में से घूम जाएं? मास्टर रामदास ने फिर कहा। पर अब की बार जरनैल उस पर बरस पड़ा। तुम बुजदिल हो, यह अंग्रेज की शरारत है, मैं उसका भंडा फोड़ करूंगा। इस पर मेहता जी ने झुककर बख्शी के कान में कहा, इस पागल को साथ क्यों लाते हो? यह सभी को मरवाएगा। निकालो इसे कांग्रेस में से। सड़क पर गाहे बगाहे कोई मुसलमान गुजरता और मस्जिद की सीढ़ी पर आंख पड़ते ही पहले तो घुर कर देखता, फिर मुंह फेर लेता और बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता। सहसा सामने वाली सड़क पर एक तांगा सर पर दौड़ता हुआ निकल गया। इसके बाद मस्जिद की बगल में भागते कदमों की आवाज आई। सड़क के पार बाईं ओर बैठने वाले कसाई ने टगे हुए बकरों पर कपड़ा चढ़ाकर दुकान पर ताक चढ़ा दिए। मोहयालों की गली में घरों के दरवाजे बंद होने लगे। बख्शी जी ने घूम कर देखा। मास्टर रामदास सरक गया था और दूर गली के सिरे की ओर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर पर उसके पीछे अजीज और शेर खान भी चले जा रहे थे। गली में जगह जगह दो दो चार चार लोगों की टोलियां खड़ी थी। आप यहाँ से निकल जाएं बख्शी जी, यहाँ आप लोगों के रहने से इश्ताल बढ़ेगा। बख्शी जी के मोहयाल मित्र ने समझाते हुए कहा। बख्शी जी ने उस आदमी की ओर देखा, फिर कश्मीरी लाल से बोले, झंडा बास में से निकाल कर तह कर लो। फिर मोहयाल सज्जन से बोले, इस सुअर की लाश को तो यहाँ से हटवा दें। जितनी देर लाश वहां पड़ी रहेगी तनाव बढ़ता जाएगा। अब सुअर की लाश को उठाएंगे? मोहयाल ने हैरान होकर कहा। आपको तो मैं समझाता हूँ, उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूँ। मेहता जी बोले, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, इससे मामला बिगड़ सकता है। पर यहाँ से निकल जाएंगे तो मामला नहीं बढ़ेगा। क्या मुसलमान लोग इस लाश को यहाँ से हटाएंगे? वे नहीं हटाएंगे तो किसी भंगी जमादार का इंतजाम करेंगे। बहर सूरत हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। बख्शी ने अपने हाथ की लालटेन एक घर के चबूतरे पर रखी और मेहता की ओर देखकर बोला, मेहता जी, आप क्या कह रहे हैं? हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएं और तनाव को बढ़ने दें? अपनी आंखों से न देखा होता तो दूसरी बात थी। फिर कश्मीरी लाल और जर्नैल को संबोधन करके बोले, तुम आ जाओ मेरे साथ। और वे गली में से निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगे। कश्मीरी दुविधा में पड़ गया, जाए या न जाए। इमामदीन के मोहल्ले में पत्थर पड़े थे, यहाँ पर न जाने कोई क्या कर बैठे। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने झंडे का बांस दीवार के साथ खड़ा कर दिया और वहीं ठिठका खड़ा रहा। टांगों में लर्जरी सी होने लगी। पर उस वक्त तक जर्नैल और बख्शी सड़क पार कर चुके थे। थोड़ी देर तक कश्मीरी वहीं ठिठका खड़ा रहा। फिर वह भी उनके पीछे पीछे गली में से निकल आया। सड़क पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। मोहयाल सज्जन जा चुके थे, केवल मेहता जी वहां खड़े थे। उसे लगा जैसे सारी गली सुनसान पड़ गई है। बाएं हाथ सड़क के किनारे तीन चार दुकानें थीं, सभी बंद पड़ी थीं। दाएं हाथ दूर कुएं के पास दुकानों की कतार थी, वहां भी दुकानें बंद थीं। और कुछ लोग कुएं के पास गाढ़ सी बनाए खड़े इसी ओर देखे जा रहे थे। इससे भास हुआ जैसे छज्जों पर जगह जगह लोग खड़े हैं, लेकिन घरों के दरवाजे बंद हैं। सबसे पहले इस सुअर की लाश को यहाँ से हटाएं, बख्शी जी कह रहे थे। काले रंग का सुअर था, कोई उस पर बोरा डाल गया था और बोरे के नीचे से उसकी टांगें, थुथनी और पेट का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। मेहता अभी भी गली में दीवार से लगकर खड़े थे। वह अभी भी असमंजस में थे। सुअर को वहां से हटाने में जोखिम तो थी ही, लेकिन साथ में उजले खादी के कपड़े गंदे हो जाने का भी डर था। बक्सी और जर्नैल ने सुअर को टांगों से पकड़ा
और उसकी लाश घसीटकर मस्जिद की सीढ़ी पर से उतार दी। फिर उसे घसीटते हुए सड़क के पार ले आए और ईंटों के एक ढेर के पीछे ढकेल कर छिपा दिया। अभी तो इसे यहीं पर रखो, मस्जिद का दरवाजा तो खुले, मस्जिद की सीढ़ी को धो देते हैं, बख्शी ने कहा और कश्मीरी लाल से बोले, तुम जाओ कश्मीरी, इधर पीछे भंगियों के डेरे में चले जाओ, वहां म्यूनिसिपैलिटी के भंगी रहते हैं। देखो, अगर 2 भंगी अपना ठेला ले आए तो इसे उठवा देते हैं। तभी कुएं की ओर से किसी के भागते कदमों की आवाज आई। तीनों ने घूमकर देखा, एक गाय भागती आ रही थी। उसके पीछे पीछे एक आदमी सिर पर मुड़ासा बांधे और हाथ में डंडा लिए गाय के पीछे पीछे भागता हुआ उसे हाके लिए जा रहा था। उसकी छाती खुली थी और गले में ताबीज झूल रहा था। चिकनी खाल वाली बादामी रंग की गाय थी, मोटी मोटी चकित सी आंखें। डर के ही मारे उसकी पूंछ उठी हुई थी, लगता जैसे रास्ता भटक गई है। तीनों ठिठक गए। मुड़ासे वाले आदमी ने मुंह लपेट रखा था। गाय को हाँकता हुआ वह सड़क पर से गुजरा और फिर उसे दाएं हाथ एक गली की ओर ले गया। बख्शी जी देर तक ठिठके खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, लगता है शहर पर चीलें उड़ेंगी, आसार बहुत बुरे हैं। और उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला और गंभीर लगने लगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 5 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास तमस के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।